हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। प्यार दोस्तों, क्या आपका भी सपना है कि आपका साइंस में 4 अप्रैल को जो होने वाला पेपर है उसमें 70 का 70 नंबर मिले? क्या आप भी चाहते हैं कि विज्ञान में आपका एक भी नंबर ना कटे? तो बिल्कुल इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है। जैसे 4 अप्रैल को पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक उसी तरह के प्रश्न मैंने लिए हैं। अगर आप इस वीडियो को आप अंत तक देख लेते हैं तो आपको इस वीडियो को छोड़कर किसी भी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं होगी, और जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनेंगे आप सभी के जवाब देकर आएंगे। तो इसके पहले यदि आपने देखा होगा तो मैंने यूपी बोर्ड 2022 विज्ञान कक्षा 10 के पूरे बुक से चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया था, जो कि इस प्रकार के देखने को आपको मिले होंगे। तो इसके पहले वाला वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने सभी कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ के जाना है उसमें सभी को मैंने बता दिया है। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 4 अप्रैल को पूछे जाएंगे, लघुत्तरी प्रश्न और दीर्घोत्तरी प्रश्न दोनों को क्लियर करेंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कर दीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और एग्जाम टाइम में आपको सबसे पहले आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा प्यार दोस्तों कि जब तक एग्जाम बीत नहीं जाता रात रात भर जाग कर पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि किस्मत के सितारे तभी चमकेंगे जब नींद अधूरी होगी। कहने का मतलब ये है प्यार दोस्तों कि अभी आप जब तक एग्जाम चल रहा है, ज़्यादा अपने सोने वाले टाइम में कटौती कीजिए और वो जो समय बच रहा है उसे पढ़ाई पर लगाइए। तो बिल्कुल बढ़ते हैं वीडियो में आगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय तक आप तक पहुँचता जाए। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे मैं लिया हूँ कि टारगेट है 4 अप्रैल हमारा, और क्लास 10 साइंस बोर्ड एग्जाम 2022 का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, मैं क्वेश्चंस भी करूंगा और आपका जवाब भी दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया प्रश्न 1, किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं बोर्ड एग्जाम में? साबुन किसे कहते हैं? साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, और साबुन का सूत्र क्या है? आप देख सकते हैं यहाँ पे 1+2+1 का मार्क्स मैंने लिया, क्योंकि ये मैंने मॉडल पेपर में से सिलेक्ट किया है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे और उससे रिलेटेड कितने प्रकार के नंबर, कितने नंबर डिवाइडेड होंगे। तो ये जो प्रश्न है प्यार दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं 2014, 15, 16, 17 यानी लगभग 5-6 सालों से लगातार पूछा जा रहा है। तो बढ़ते हैं इसके आंसर को देख लेते हैं। दिया गया है उच्च अणु भार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। प्यार दोस्तों बहुत ही इजी साबुन का डेफिनेशन मैंने दिया है कि उच्च अणु भार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। अब यहाँ पे दिया गया ये तेलों और वसाओं के साथ तनु NaOH या KOH द्वारा जल अपघटन से बनाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग साबुनीकरण की टिप्पणी लिखने जा रहे हैं, इसलिए बोलेंगे ये तेलों और वसाओं के साथ तनु NaOH या KOH द्वारा जल अपघटन से बनाए जाते हैं। आप देख सकते हैं साबुन बनाने की यह क्रिया साबुनीकरण कहलाती है। यदि आप साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी कर देते हैं प्यार दोस्तों, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। साबुन किसे कहते हैं करेंगे तो 1 मार्क्स मिल जाएंगे। और साबुन का सूत्र क्या है? तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ रिएक्शन दिया है, ये दिया गया है उच्च अणुभार क्या है? CH2COO C17H35 है यहाँ पे, फिर यहाँ CHCOO C17H35 है, फिर यहाँ पे दिया गया मतलब CH2COO C17H35। ये जो प्यार दोस्तों है ये वसा है। अब इस वसा की क्रिया हम लोग NaOH यानी ध्यान से देखिए, यही NaOH से मैंने कहा था वसा हो, यानी वसा के साथ तनु NaOH, तो मैंने NaOH ले लिया है। इसके 3 अणु लिए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्या करना है, CH2OH, यहाँ CHOH और यहाँ CH2OH ऐसे ही बांड लगा के आपको सिंपल सा फार्मूला लिख देना है। और ये है क्या प्यार दोस्तों? ग्लिसरॉल। अब बच क्या रहा है आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपको समझाना चाहूँगा प्यार दोस्तों। ये जो दिया गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये टोटल का टोटल, ये इसको आप अलग कर लीजिए। देख सकते हैं C17H35 COO C17H35 तीनों में है, मैंने तीनों ले लिया और यहाँ से Na उठा लिया, यानी 3 आगे लगाकर बैलेंस कर दिया। यही है हमारा सोडियम स्टेरेट, जिसे आप साबुन कहते हो। यही है साबुन का
सूत्र और आप साबुन का सूत्र लिख देंगे तो आपको यहाँ से भी 1 मार्क्स मिल जाएंगे और 1 भी मार्क्स कटेंगे नहीं। आई होप प्यारे दोस्तों आपको साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना आ गया होगा। तो वीडियो में बढ़ते हैं आगे। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ प्यारे दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करते चलिएगा, क्योंकि इससे ही हमारा एक मोटिवेशन बनता है, जिससे मैं आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट कर करके लाता रहूँगा। आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 2 है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। ये भी काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है और वो भी लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 7 नंबर का। तो देख सकते हैं यहाँ दिया गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए। या तो इस टाइप से ये प्रश्न बन सकता है, या यही प्रश्न ऐसे बन सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि और एक उपयोग तथा रासायनिक समीकरण लिखिए। यार दोस्तों यहाँ मैं आप सभी को जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं सभी बताऊंगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब कैसे बोर्ड एग्जाम में लिख के आना है आप ये भी देखिएगा। देख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है, तो आप इसको स्किप मत कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। देख सकते हैं दिया गया, आप सबसे पहले आप लोग बीचों बीच प्लास्टर ऑफ पेरिस हेडिंग लगा लीजिएगा। अब इसके यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ लिखा गया रासायनिक समीकरण दीजिए। तो पहले आप रासायनिक सूत्र लिख लीजिए। इसका रासायनिक सूत्र है CaSO4 × ½ ये जो यहाँ डॉट लगाया गया है प्यारे दोस्तों, इसे कंटेनिंग आप बोल सकते हो, CaSO4 कंटेनिंग ½ अब यहाँ इसका रासायनिक नाम देखा जाए तो इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट ये हो गया, अर्ध ये हुआ, और हाइड्रेट बोला जाता है जल को। अब यहाँ पे दिया गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, तो यहाँ मैंने लिख लिया है प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण। तो कहा जाता है कि जिप्सम CaSO4 × 2H2O को 373 केल्विन अर्थात 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। बहुत ही छोटे में मैंने लिखा है प्यारे दोस्तों, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, बस इतने ही आप करके चले आएंगे तो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण से रिलेटेड जितने भी मार्क्स बनेंगे आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको रिएक्शन दे देना है CaSO4 × 12 2H2O, ये हुआ हमारा जिप्सम, और इसे हम लोग 373 केल्विन पर गर्म कर दिए तो हमारा बनता है CaSO4 × 12 H2O और प्लस 3/2 H2O निकल जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हाफ निकल गया, हाफ H2O, यहाँ पे ½ H2O रहेगा प्यार दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो ये हुआ हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस और ये हुआ हमारा जिप्सम और बन गया हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आप देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। तो मैंने यहाँ पे वही रिएक्शन लिया है प्यार दोस्तों जो पीछे मैंने बताया प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण का। ये है जिप्सम और इसे हम 373 केल्विन पर गर्म कर दिए तो यही हमारा हुआ CaSO4 × ½ H2O और यहाँ पे 3/2 H2O निकल गया। अब देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से क्रिया। यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यार दोस्तों, आप इसे याद कर लीजिएगा कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से क्रिया कराया जाता है तो जिप्सम का निर्माण हो जाता है। ध्यान से देखिएगा कि अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल से क्रिया करा दें तो यही देखिए, यही हुआ CaSO4 × ½ H2O, यानी हुआ क्या है, इसी रिएक्शन को पलट दिया गया है तो जिप्सम का निर्माण हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है इसके उपयोग। तो इसके उपयोग आपको बोर्ड एग्जाम में यहाँ इस प्रश्न में एक ही पूछा है, लेकिन मैंने यहाँ 3 ठो बताया, तो इसमें से कोई 2 आप याद कर लीजिएगा क्योंकि हो सकता है 2 उपयोग जरूर पूछ लें। तो यहाँ दिया गया है दीवारों को चिकना करने में, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, खिलौने तथा सजावटी सामान बनाने में। बस प्यार दोस्तों आपको इतना ही करना है। और यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक याद रखिएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमी वाली जगह पर नहीं रखते हैं, अन्यथा जल से अभिक्रिया करके वो क्या बना लेगा, ठोस जिप्सम बना लेगा। क्योंकि आपने इस रिएक्शन में देख लिया कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से क्रिया कराते हैं तो क्या हो जाता है, जिप्सम का निर्माण होता है। और जो जिप्सम होता है प्यार दोस्तों उसका कोई काम नहीं होता है। तो इसलिए कहा गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमी वाली जगह पर नहीं रखते, क्योंकि नमी वाली जगह पे क्या होती है, जल की उपस्थिति होती है, और जब वहाँ जल की उपस्थिति होती है तो जल से अभिक्रिया करके ठोस जिप्सम बना लेगा, जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। अब यहाँ दिया गया प्रश्न नंबर 3 जो कि प्यार दोस्तों मॉडल पेपर में से उठाया गया है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यार दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट आप लगा सकते हो यहाँ पे, और इसे बिल्कुल तैयार करके जाइएगा। एक भी टॉपिक, मैं जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है प्रश्न है, तो इसलिए कोई भी प्रश्न आपको छोड़ के नहीं जाना है, सबको अच्छे से तैयार करना है। तो आप देख सकते हैं संक्षारण क्या करना है। तो संक्षारण का मतलब ये होता है प्यार दोस्तों, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो धीरे धीरे क्षय होने लगती है, यानी नष्ट होने लगती है, या उस पर कोई अलग प्रकार का पदार्थ जमने लगता है, तो यह क्रिया कहलाती है संक्षारण। तो आपको सिंपल सा डेफिनेशन याद करना है कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो धीरे धीरे क्षय होने लगती है, यह क्रिया संक्षारण कहलाती है। उदाहरण क्या करना है आप ध्यान से देख सकते हैं, चांदी पर काली परत जमती है, तांबे पर प्यार दोस्तों हरी परत जम जाती है और लोहे का संक्षारण होता है। तो इसी प्रकार से आप एग्जाम्पल देके आइएगा। अब यहाँ कहा गया धातुओं की संक्षारण रोकने की 2 विधियाँ लिखिए। तो यहाँ पे मैंने 4 विधियाँ ले लिया है, पेंट करके,
संचारण को रोकने के कौन कौन से उपाय हैं? पेंट कर सकते हैं आप, तेल या ग्रीस लगा सकते हैं, यशद लेपन कर सकते हैं या एनोडीकरण कर सकते हैं। आई होप प्यारे दोस्तों यहाँ तक के क्वेश्चंस के आंसर जितने भी थे आपको समझ में आ गए होंगे और आपको ये वीडियो अच्छा भी लग रहा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करते चलिएगा और दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। तो आप देख सकते हैं अब हम लोग बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। प्यारे दोस्तों यदि आपने कोई प्रश्न को देखा होगा, विज्ञान के पेपर को अगर आपने अपने आँख से देखा होगा तो आपने देखे होंगे कि आप में टिप्पणी बहुत जोर पूछता है। जब भी आपको क्या होता है जब या कोई रासायनिक समीकरण देने के लिए बोलता है तो उसके अथवा में आपको ऐसे ही टिप्पणी लिखने के लिए कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये आपको 2 मार्क्स का मिलेगा, लिख देंगे। और साबुन की सफाई प्रक्रिया करेंगे तो 3 नंबर। और यहाँ पे समझाती श्रेणी क्या होता है, इसे अगर आप लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। यानी टोटल के टोटल 2, 3, 2, 5 और 2, 7 मार्क्स आपको इस प्रश्न से मिलेंगे, टिप्पणी वाले प्रश्नों से। तो आप टिप्पणी जितने भी प्रश्न से बन सकते हैं आप खोज कर लीजिएगा। यहाँ मैंने 3 लोगों का बताया जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और थोड़ा सा कठिन भी है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अगर सिंपल सी बात पूछता प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं तो आप आसानी से दे सकते थे कि जब कोई अधिक क्रियाशील धातु अपने कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक में से विस्थापित कर देता है तो उसे प्रतिस्थापित अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन यहाँ कार्बनिक यौगिकों को दे दिया है। प्यारे दोस्तों यहाँ कार्बनिक यौगिकों को दिया है तो आपको एक बात याद रखना होगा कि कार्बनिक यौगिकों में जो संतृप्त यौगिक होते हैं वे अधिकतर वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं करते। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बताया है, कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया तो सूर्य के प्रकाश में यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन मेथेन के एक हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन करती है। यानी प्यारे दोस्तों जो हैलोजन में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडो ये सब हैं प्यारे दोस्तों, ये सब क्या करते हैं, मेथेन क्या है, एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। तो मेथेन के एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापन करती है, इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये परिभाषा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे दिया गया कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मैं बार बार परिभाषा को रिपीट कर रहा हूँ। सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन मेथेन के एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन करती है, इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि इसमें एक प्रकार का परमाणु यानी क्लोरीन जो है वो क्या कर रहा है, दूसरे का स्थान ग्रहण कर रहा है। किसका स्थान ग्रहण कर रहा है, मेथेन के हाइड्रोजन अणुओं का। यदि आप समझना चाहें तो मैं यहाँ पे आपको रिएक्शन के थ्रू समझा देना चाहता हूँ कि ये हुआ आपका मेथेन और ये हुआ आपका क्लोरीन। और जब ये सूर्य का प्रकाश होगा, प्यार दोस्तों मैं यहाँ पे ये लगा दे रहा हूँ त्रिभुज, यानी आप लिख सकते हैं सूर्य का प्रकाश, सूर्य प्रकाश। सिंपल सी बात है प्यार दोस्तों। तो क्या होगा, अब ये क्लोरीन इसके एक हाइड्रोजन को हटाकर खुद आ जाएगा और यहाँ पे बना लेगा HCl। आई होप प्यार दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो आप देख सकते हैं सिंपल सी बात है, मैंने क्या बताया कि सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन मेथेन के एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया, अगर हम फिर से यही CH3Cl ले लें, देख सकते हैं यहाँ पे CH3Cl यदि हम ले लिए, फिर से Cl2 से अभिक्रिया कराए तो फिर ये सूर्य के प्रकाश में क्या होगा, यहाँ पे बना लेगा CH2Cl2 प्लस HCl फिर बना लेगा। यानी इसका कहने का मतलब ये है प्यार दोस्तों कि इसमें भी ध्यान से देखिए, CH3Cl था, यहाँ से Cl2 एक हाइड्रोजन को हटा दिया, फिर यहाँ पे 2 क्लोरीन आ गया और यहाँ पे, यानी आपको बस मैं समझाना चाहता हूँ, आपको गुमराह करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। बस आप ये समझिए कि बस आपको एक ही एग्जाम्पल यहाँ पे समझा कर आ सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश में जो क्लोरीन है मेथेन के एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करती है, इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बस क्योंकि इसमें एक प्रकार का परमाणु यानी क्लोरीन दूसरे का स्थान ग्रहण कर रहा है। यहाँ देखिए 4 हाइड्रोजन था, एक हटाकर खुद आ गया। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ जो कि दिया गया है, साबुन की सफाई प्रक्रिया क्या है। अब ध्यान दीजिएगा प्यार दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये टिप्पणी में नहीं पूछा तो अलग से भी पूछ सकता है दीर्घोत्तरी प्रश्न के थ्रू कि साबुन की सफाई प्रक्रिया को समझाइए। अब यहाँ पे देख सकते हैं, तो मैं आपको समझाना चाहूँगा कि अधिकांश मैल तैलीय होते हैं। सबसे पहले ये समझना होगा कि जब भी जो मैल होते हैं वो कैसे होते हैं, तैलीय होते हैं। और यहाँ पे समझाया गया है कि उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों को सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अधिकांश मैल तैलीय होते हैं, उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। अब कहा गया है साबुन का आयनिक भाग जल से तथा कार्बनिक श्रृंखला तेल से क्रिया करता है। अब मैं आपको समझाना चाहूँगा, यहाँ देखिए मैं बनाया हूँ, ये कार्बन की लंबी श्रृंखला है और यहाँ आगे जो गोला सा दिया गया है
यही है इसका आयनिक भाग साबुन का। तो आप देख सकते हैं ये जो जल विरागी लिखा है, इसका मतलब ये जल से दूर भागता है और ये जल के में घुल जाता है। कहने का मतलब यही है कि जो कहा गया है साबुन का आयनिक भाग जल से तथा कार्बनिक श्रृंखला तेल से क्रिया करता है, यानी ये जो पीछे का भाग है ये तेल से क्रिया करेगा और ये आगे का जो भाग है ये जल से क्रिया करता है। अब यहाँ क्या है, इस प्रकार साबुन के अणु मिसेली संरचना तैयार करते हैं। कहने का मतलब ये है प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक समझाना चाहूँगा। ये एक बाल्टी है मान लेते हैं और इसमें जल भरा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको समझाना चाहूँगा मिसेली संरचना क्या है। अब इसमें जल भर दिए हम और यहाँ पे कोई गंदा कपड़ा लिया गया है ना, और इसमें हम साबुन जब घोलेंगे तो ध्यान दीजिएगा इसी प्रकार का संरचना होता है। तो जितने भी मैल होते हैं वो कैसे होते हैं, तैलीय। तो जाहिर सी बात है प्यारे दोस्तों, जो तैलीय पदार्थ है वो इसमें घुसना चाहेगा। आप ध्यान दीजिएगा, और जो जल से है वो जल में घुलना चाहेगा। इसी प्रकार प्यारे दोस्तों जितने भी तैलीय वाले पदार्थ होंगे यानी पुच्छ वाला भाग इस कपड़े में घुसने का प्रयास करेगा, और जो आपका वो जल मतलब जल में घुलने वाला आयनिक पदार्थ है वो जल में जाएगा। तो इस प्रकार आपको एक मिसेली संरचना मिल जाएगा। और जब कपड़े को पटक पटक कर साफ किया जाता है तो ये सब एकदम खींच कर इस मैल को बाहर निकाल देते हैं। तो इस प्रकार आपको मिसेली संरचना देखने को मिलता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि इस प्रकार साबुन के अणु मिसेली संरचना तैयार करते हैं, जहाँ अणु का एक सिरा तेल में एक सिरा तेल कण की ओर होता है तथा आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है। देखिए यही आयनिक सिरा है और ये कहाँ है, बाहर की ओर है। इस प्रकार साबुन का मैल को बाहर निकालता है और कपड़े साफ हो जाते हैं। सिंपल सा मैंने आसान भाषा में लिखा है प्यारे दोस्तों, मैं एक बार और पढ़ देता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा और इस उदाहरण को समझ लीजिएगा कि जो कपड़ा है वो गंदा है तो मैल कैसा होता है, अधिकांश मैल तैलीय होते हैं। इसलिए प्यारे दोस्तों साबुन का जो पिछला वाला भाग है जो तेल से क्रिया करता है, यहाँ पे देखिए पीछे वाला भाग ये तेल से क्रिया करेगा और वो मैल में घुस जाएगा, और जो आयनिक वाला भाग है वो जल की ओर भागेगा। तो इस प्रकार एक मिसेली संरचना बनेगा। तो यहाँ दिया गया है अधिकांश मैल तैलीय होते हैं, उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लौट साबुन कहलाते हैं। यहाँ पे दिया गया साबुन का आयनिक भाग जल से तथा कार्बन श्रृंखला तेल से क्रिया करते हैं। इस प्रकार साबुन के अणु मिसेली संरचना तैयार करते हैं, जहाँ अणु का एक सिरा तेल कण की ओर तथा आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है। इस प्रकार साबुन का मिसेल मैल को बाहर निकालता है और कपड़े साफ हो जाते हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा अगला हमारा जो है उसमें टिप्पणी समजातीय श्रेणी। तो समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, एकदम सिंपल सा और बहुत ही आसान परिभाषा है प्यारे दोस्तों कि हाइड्रोकार्बन यौगिकों का वह समूह, ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोकार्बन यौगिकों का वह समूह जिनके रासायनिक गुणधर्म, ध्यान दीजिएगा यहाँ मैंने गुणधर्म सही से नहीं लिखा था, जिनके रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं वह उनका सामान्य सूत्र एक जैसा होता है। सिंपल सा एकदम डेफिनेशन है प्यारे दोस्तों समजातीय श्रेणी का। जब कभी भी टिप्पणी करने को आए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से करके आ जाइएगा। और उदाहरण कैसे देंगे प्यारे दोस्तों, जैसे एल्केन एल्कीन, आप देख सकते हैं हाइड्रोकार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनके रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। अब एल्केन के अंतर्गत जितने भी यौगिक आएंगे सभी में उनका जो कार्बन नाम के अंत में क्या होगा, एन ही होगा, और उनके सब सूत्र कैसे रहेंगे, CnH2n+2, इसी सूत्र से निकाले गए होंगे जितने भी यौगिक होंगे। अब एल्कीन का सामान्य सूत्र कितना होता है, CnH2n। तो सिंपल सा आपको ये समजातीय श्रेणी करना होगा और ये उदाहरण करके चले आना होगा। अब यहाँ मैं बात कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों प्रश्न नंबर 5 का कि महत्वपूर्ण क्रियात्मक समूह जिनके IUPAC तैयार करने हैं। यदि आपको IUPAC से रिलेटेड क्वेश्चन करके आना है तो आपको मतलब क्रियात्मक समूहों का IUPAC करके जाना होगा। अभ्यास क्या है देखिए ध्यान से, एल्कोहाली समूह यानी सिंगल बॉन्ड OH यदि लगा रहेगा तो उसके IUPAC नाम करने के लिए कार्बन के नाम के अंत में आल शब्द जोड़ देना है, जैसे मेथेन, मेथेनाल, एथेनाल, ऐसे इस प्रकार से। यहाँ दिया गया कार्बोक्सिलिक अम्ल, अगर सिंगल बॉन्ड COOH देखने को मिला तो आप यहाँ पे अंतिम कार्बन के नाम के अंत में ओइक अम्ल जोड़ेंगे। यहाँ पे एल्डिहाइड समूह दिया गया है तो यहाँ यानी सिंगल बॉन्ड CHO, तो यहाँ पे अल जोड़ेंगे। और कीटोन समूह दिया गया है यानी कि इसके आगे पीछे दोनों कार्बन कार्बन रहेगा, बीच में CO रहेगा, तो इसे ओन जोड़ के आइएगा। यहाँ पे मैं आपके प्रैक्टिस के लिए प्रश्न नंबर 6 में आपके मॉडल पेपर में से एक लिया है यौगिक जिसका IUPAC नाम करना है। आप देख सकते हैं IUPAC नाम लिखिए।
तो सिंपल सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो दिया गया है मतलब यौगिक, तो सबसे पहले हम इसमें कार्बन का नंबरिंग करते हैं। तो कार्बन की नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह नज़दीक हो। तो क्रियात्मक समूह यही COOH है, इधर से नज़दीक है तो इधर से ही कर रहे हैं। मैं पेन बदल लेता हूँ प्यार दोस्तों थोड़ा सा, ताकि आपको इफेक्ट दिखा समझ में भी आए। तो यहाँ दिया गया है 1 2 3 4 5, यानी अगर आप ध्यान दें तो 5 कार्बन को हम लोग क्या लिखते हैं, पेंट। और मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा गलत हो गया है पेंट। अब सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर कोई शाखा में कोई यौगिक लगा हो तो सबसे पहले उसे देखते हैं। तो ये शाखा पे के कौन कौन लगा है, इसे बोलते हैं मेथिल। तो यहाँ पे देखिए कैसरे नंबर पे है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 4। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, कौन कितने लगे हैं, 2 लगे हैं, तो यहाँ लिखेंगे डाई, और कौन है, मेथिल। थोड़ा सा प्यार दोस्तों यहाँ ये मॉडल पेपर में से मैंने सिलेक्ट किया तो ये थोड़ा टफ हो गया है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चौथे नंबर पे कौन कौन जुड़ा, 2 ठो मेथिल जुड़े हैं, तो यहाँ लिखा 4 4 डाई मेथिल। अब यहाँ पे 5 कार्बन है तो 5 कार्बन को हम लिखेंगे पेंट, और सभी में ध्यान से देखिएगा, सभी में सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन हो जाएगा। और यहाँ COOH मैंने ऊपर क्या बताया, अगर COOH मिले तो आपको वहाँ पे ओइक अम्ल जोड़ देना होगा, तो यहाँ लिखेंगे पेंटेनोइक अम्ल। बहुत ही इजी प्रश्न है प्यार दोस्तों, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे IUPAC नाम की तरफ। तो देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है CH3 CH2 CH, उसके बाद OH जोड़ा है, यानी ध्यान से देखिए OH जोड़ा है तो हमें अंत में ऑल शब्द लिखना है। तो आप देख सकते हैं पहले नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे 1 2 और 3, यानी 3 कार्बन है इसमें। और आप देख सकते हैं मैंने बताया शाखा में यदि कोई लगा होगा तो उसको भी मेंशन करेंगे। तो अगर शाखा में लगा है तो इसको बोलते हैं क्लोरो। तो पहले ही कार्बन से लगा है तो 1 क्लोरो, ध्यान दीजिएगा 1 क्लोरो। अब उसके बाद दिया है प्यार दोस्तों कई कार्बन दिया गया है, 1 2 3, तो लिखेंगे प्यार दोस्तों कि प्रोपे। अब यहाँ पे नॉल कर देना है, यानी क्योंकि यहाँ पे हम कार्बन के नाम के अंत में आल शब्द जोड़ेंगे। आई होप प्यार दोस्तों आपको दोनों जो यौगिक थे उनके IUPAC नाम लिखना आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो है हमारा आधुनिक आवर्त नियम क्या है। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है। प्यार दोस्तों ये जो मैंने लिया है प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जितना मैंने ये करा दिया आपको, ये वीडियो को बार बार 1 बार 2 बार करके नोट्स बना लीजिए कभी, क्योंकि अभी भी बोर्ड एग्जाम के साइंस के पेपर में 3-4 दिन बाकी है, तो आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया आधुनिक आवर्त नियम। आधुनिक आवर्त नियम क्या है, इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। सिंपल सा बात करके आना है। अब जो दूसरा उसी के आगे दिया है प्रश्न, उसी का आंसर देने जा रहे हैं। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। बस प्यार दोस्तों आपको इतने क्वेश्चंस का जवाब दे देना है। मैं पूरे दावे के साथ कर रहा हूँ प्यार दोस्तों, आप एक भी मार्क्स छोड़ कर नहीं आएंगे, बहुत ही अच्छे से तैयार करके आ सकते हैं और बहुत ही अच्छा मार्क्स आपका गेन होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और यदि प्यार दोस्तों आपने इस वीडियो को नहीं समझा है अच्छे से तो 1-2 बार जरूर देखें, ताकि आपको इसमें कि एक क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए। क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चन लिया है ना मेरे दोस्त, ये सभी मॉडल पेपर से सिलेक्ट किए गए हैं और आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसे ही आप सभी को अभी तक, जब तक बोर्ड एग्जाम नहीं तैयार हो जाता तब तक के लिए मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट करता रहूँगा। और मेरी बात याद रखना प्यार दोस्तों, जब तक एग्जाम बीत नहीं जाता तब तक रात भर जाग कर पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि किस्मत के सितारे तभी चमकेंगे जब नींद अधूरी होगी। जय हिंद प्यार दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।